व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। सो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। सो टुडे वी आर गोना स्टडी चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी क्लास 9। तो वर्क हम लोग इसमें, मैं पहले सबसे पहले बता दूं, मैं इसमें बस वर्क बताने वाला हूँ। एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बता दूंगा। डेरिवेशन नहीं बताऊंगा। आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग लिखते नहीं हो। लिखोगे तभी बताऊंगा। यार प्लीज लिख देना। मैं क्या करूं, मैं कोई कमेंट में लिखता ही नहीं है, मैं क्या करूं इसलिए। और ऊपर से मेरे को आज बहुत नींद आ रहा है, ये बात भी है। चलो ठीक है, आज का वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले है वर्क। तो वर्क उसे कहते हैं जब हम लोग कोई काम करते हैं, उसमें हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, एनर्जी का यूज़ होता है, तब उसे हम लोग वर्क कहते हैं। और क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग फोर्स लगाएंगे तभी, मतलब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हम एक टाइप से एनर्जी लगा रहे हैं। किस चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए ना, तो हम लोग एक तरह से एनर्जी लगा रहे हैं। तो एनर्जी भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़रूरी है। इसलिए वर्क को हम लोग डिनोट करते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। और वर्क का जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है जूल। और एक 1 जूल क्या होता है? 1 जूल का वैल्यू होता है 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन मीटर। ओके। और न्यूटन का वैल्यू आप लोग जानते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया जूल का वैल्यू। अगर कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ने उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर का, तो उस केस में हम लोग का जो वर्क होगा वो 1 जूल का वर्क होगा। ओके। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट 5 है तो 5 जूल का वर्क होगा। फोर्स भी 5 है तो 25 जूल का वर्क होगा। उस हिसाब से आपको ये फॉर्मूला बैठा के आंसर निकालना होगा। ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें डेरिवेशन में बता दे रहा हूँ। मैंने ग्रेविटेशन फोर्स चैप्टर भी नहीं बताया है, वो आपको अब बाद में मिलेगा, पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर इसमें मैं डेरिवेशन बता देता हूँ। तो डेरिवेशन इसमें मैकेनिकल एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिसमें हम लोग को निकालना होता है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, तो वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और पावर भी इसमें नहीं है अभी, वैसे पावर में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी होता है, और डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इसलिए वर्क भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे कि मान लो कोई चीज़ आगे बढ़, जैसे ट्रक है, हमने उस पर धक्का दिया, हमने आगे की तरफ में फोर्स लगाया, वो ट्रक पीछे की तरफ बढ़ रही थी। अरे यार छोड़ो, बेकार एग्जाम्पल है। मान लो कि कोई फुटबॉल आ रही है, वो तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, और आपने उसे लात मारकर रोका, अपना पैर यूज़ करके रोका। आपने फोर्स तो उल्टे डायरेक्शन में लगाया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीछे होगा, क्योंकि फुटबॉल थोड़ी सी तो पीछे आएगी ना। तो बस वो थोड़ी सी पीछे आई, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो गया, फोर्स पॉजिटिव है तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। या फिर हम लोग ज़मीन से कोई चीज़ उठाते हैं, तो उस केस में ग्रेविटेशन फोर्स तो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, फोर्स तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे के टाइप में लगा रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है, तो उस केस में ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव हो जाएगा। अब जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि जिस आपने वर्क किया, तो हम लोग एनर्जी जो लगाते हैं ना वर्क करने में, वो वही होता है एनर्जी। और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। और हाँ, 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल, ये बात याद रखना। 1 kg, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर एनर्जी होती है। जैसे कोई चल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो मूव करते हुए रहते हैं, तो फिर उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो फिर काइनेटिक, हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि चल रहा है, तो उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसके अंदर, जो मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है, वही होती है काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होता है, जैसे कि एनर्जी के लिए क्या होता है, एनर्जी के लिए होता है मास इनटू एक्सल, मेरा दिमाग खराब है, मास इन, हम लोग जानते हैं कि नहीं, याद आया, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ये बात याद रखना है, ये बात याद है तो सब कुछ सॉल्व हो गया। वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो फिर एनर्जी का फॉर्मूला भी के इन के एफ एस हो जाएगा, जिसमें के कांस्टेंट है, इसमें हम लोग इस केस में भी हम लोग के को 1 लेके चलते हैं। तो फिर अब काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया, तो मूविंग ऑब्जेक्ट का है काइनेटिक एनर्जी, तो आपको याद होगा ना, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as प्लस यू स्क्वायर। तो देखो 2as में क्या करो ना, उधर ए 2a को उधर भेज दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल्स टू एस, और इसको पुट कर दो फॉर्मूला में, इसको पुट कर दो तो क्या निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इंटू ए कैंसिल होगा, एम ए क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन भी है फोर्स में, तो एक ए हट जाएगा और बच गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए इंटू एम। ओके, और फिर यहाँ पे u का वैल्यू 0 है तो वी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा इज इक्वल्स, तो फिर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, एक सेकंड ना, एक गलती हो गया है मेरे से बोलने में, तो फिर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन में आपको ये सब समझाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकलेगी। तो फिलहाल याद रख लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, फिलहाल के लिए ये याद रख लो प्लीज़ ना, हाँ प्लीज़, जल्दी यार प्लीज़ याद रख लो फिलहाल के लिए। और हम अभी फिर चलो यार छोड़ो, फिर मैं बता ही देता हूँ, वो जो ए था ना वो 2a में से a कट गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए 2 हो गया, आई मीन और फिर u का वैल्यू हमने, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी से उसका मोशन जो है पहले रेस्ट पे था फिर मोशन में चालू किया, इसलिए u स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, तो वी स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, तो वी स्क्वायर बाई 2 इंटू एम को हम लोग क्या लग सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, तो बस वैसे ही निकल गया है काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। फिर भी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अगले वीडियो में। पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, हाँ वो जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए नेगेटिव वर्क हो गया, तो उस केस में ना उस ऑब्जेक्ट जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ वर्क किया है उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, जब नीचे की तरफ गिरता है तो फिर वो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कोई बॉल है और नीचे की तरफ गिरा उसमें से साउंड एनर्जी निकलती है, तो वो एनर्जी जो नीचे गिरा था वो हल्की सी यूज हो जाती है, फिर उसके बाद वो थोड़ी तक वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे ज़मीन पर गिरता है, इस तरह से एनर्जी यूज होते होते एक टाइम पर वो रेस्ट पर आ जाता है, ज़मीन पर एकदम ज़मीन पर ही आ जाता है, फिर वो उड़ना बंद कर देता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो हाइट के केस में होगा, हाइट की जैसे होगा, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका mgh होता है मास, और इसमें देखो फोर्स जो है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और g का वैल्यू याद रखना है, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब कि ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन हमारे पर लगा रही है वो है g, और g का वैल्यू होता है नॉर्मली 9.8, लेकिन आपको क्वेश्चन में अगर दिया होगा कि आपको g 10 लेके चलना है तो आपको 10 लेके चलना है, ठीक है। 9.8 को राउंड ऑफ करके जनरली 10 दे देता है, अगर इक्वेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अगर 9.8 लेके इक्वेशन चलते हैं ना बहुत केसेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए कई बार लिख देता है टिक g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस केस में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलना होता है। और आज के लिए इतना ही, ओके बाय।